हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर। जुलाई से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स का ये लेक्चर 1 है। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको बता देते हैं कि ये जो HP की NT की सारथी सीरीज चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में आपको ये सारे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक NT का कोर्स है, उसमें जाकर आपको सारी PDFs मिलेगी। इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग जितनी भी PDFs हैं आपको वहां पर मिल जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज हार्बिंगर 2021। ये एक ऐसा हैकेथॉन है जो कि किसने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हैकेथॉन को ऑर्गेनाइज किया। इस हैकेथॉन के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कि हम डिजिटल पेमेंट करवाने के लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आपको पता ही है आजकल जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आपने अगर डिजिटली किसी को पेमेंट करनी है तो कई बार हम कहते हैं ना कि छोटा कैश है तो हम वो छोटी चीज़ अगर पे करनी होती है तो हम कैश में ही दे देते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी अगर हमें डिजिटल सिस्टम का यूज करना हो तो उसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि हम डिजिटल पेमेंट को कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो एक तरह से इसका थीम जो था वो था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, कि हम डिजिटल पेमेंट्स को स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या सोल्यूशंस दे सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर सोल्यूशन देंगे, पहली बात तो उनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। कब से कब शुरू हुई है? 1 महीने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन थी जहाँ पे लोग रजिस्टर कर सकते थे अगर उनके पास कोई डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन है कि हाँ ये वाली टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। इसमें जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो फर्स्ट विनर होगा उसमें जिसका बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको 40 लाख रुपीज दिए जाएंगे। देन इज रनर अप को यहाँ पर 20 लाख रुपीज दिए जाएंगे। आपने याद रखना है कि जो हार्बिंगर 2021 है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हैकेथॉन RBI ने लॉन्च करी है और इसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये एक और स्कीम है जो कि किसने लॉन्च करी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च करी है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होते हैं यहां पर उनको ट्रेड किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि जो बॉन्ड्स होती हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा रेज करना है पब्लिक से तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो वहां पर बॉन्ड्स को इशू कर देती है। जब बॉन्ड्स को इशू करती है तो पब्लिक इन बॉन्ड्स को खरीदती है और पैसा पे करती है। दैट मीन्स जो बॉन्ड्स हैं उसको इशू करने के कंपनसेशन में यहाँ पर गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और इन पैसे को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती है। बाकी जब ये बॉन्ड्स इशू होते हैं उस टाइम पे ये किसी ना किसी कूपन कोड पे इशू होते हैं, एक तरह से किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड, आपको मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड 100 रुपए का था और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% का था। जब भी ये बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किए पब्लिक में तो जो पब्लिक है वो 100 रुपए देकर इस बॉन्ड को खरीदेगी और इनको 5% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो एनुअली ये जो 5% है इनके अकाउंट में आते रहते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पर फेस वैल्यू होती है अल्टीमेटली जितने का ये बॉन्ड लिया गया है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इनको मैच्योरिटी डेट पर, मैच्योरिटी डेट मतलब जब ये जो बॉन्ड की टर्म है जब उसकी डेट खत्म होती है तो ये सारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है एक तरह से पब्लिक को पे कर देती है गवर्नमेंट। अब इस चीज के रिगार्डिंग ही RBI ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जिसका नाम है, या फिर एक स्कीम लॉन्च कर दी जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब यहाँ पर हम रिटेल वर्ड ही क्यों यूज कर रहे हैं? देखो इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए आधे लोग तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इन्हीं सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अब हम जो आम लोग हैं उनको तो इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो ये एक स्कीम को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे जो नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं आके इस बॉन्ड को खरीद सके, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इसके द्वारा बॉन्ड्स इशू करने के द्वारा यहाँ पर पैसा रेज कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ऐसी स्कीम है ताकि
कि जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर किसी लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए एक तरह से जो बॉन्ड्स खरीदते हैं वो लोगों की इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब एक बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स इशू करती हैं। इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक इसकी इशू डेट होती है जिस दिन इसको इशू किया जाता है, एक इसकी मैच्योरिटी डेट होती है जिस टाइम पे ये बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 100 रुपए के बॉन्ड्स को इशू किया और ये पब्लिक ने खरीदा, किसी भी पर्सन ने इसको खरीदा और इसके बदले में इसने गवर्नमेंट को पैसा पे किया और गवर्नमेंट के पास एक साथ बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा और ये पैसा गवर्नमेंट जो है किसी ना किसी स्कीम्स वगैरह के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकती है या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती है। यहां पर पब्लिक को क्या फायदा हुआ, तो यहां पर पब्लिक को यही फायदा हो रहा है कि ये जो बॉन्ड किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पे खरीदा जाएगा और वो इंटरेस्ट रेट जो है इन पब्लिक को जैसे 5% का इंटरेस्ट रेट है तो एनुअली उनको उसका 5% दिया जाएगा। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनको हम ट्रेजरी बिल्स भी कह देते हैं। वो कितने टाइम के लिए होते हैं, 91 डेज हो गया, अलग अलग टेन्योर्स में ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट के ही मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात करूं तो उनको हम नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह देते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज भी कह देते हैं। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू कर रहा है ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बॉन्ड्स को इशू करता है। तो उनके जो बॉन्ड, उनके द्वारा जो बॉन्ड्स इशू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो कि गिल्ट एजिड सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो क्योंकि ये जो स्कीम लॉन्च करी है एक तरह से गिल्ट एजिड सिक्योरिटीज ही है, आपको कई बार ये टर्म दिख जाती है। तो उसका मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग करने के लिए जितने भी बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं उनको हम गिल्ट एजिड सिक्योरिटीज कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से बैंक ने इंडिया का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी से बना है। पहली बात तो पीवीसी होता क्या है, पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि प्लास्टिक, बेसिकली जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक अलग अलग पॉलीमर्स से मिलकर बना होता है, उसमें से एक पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का। देखो आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है C2H3Cl, तो ये विनाइल क्लोराइड है। ऐसे ही जब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो ये एक पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर का मतलब यही होता है कि बहुत सारी जो सिंगल यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पर एक प्लास्टिक का पॉलीमर हो गया, मतलब एक प्लास्टिक हो गई एक तरह से। तो जो पीवीसी है वो दो फॉर्म्स में आता है, एक है आपकी रिजिड फॉर्म और एक है फ्लेक्सिबल फॉर्म। जो रिजिड फॉर्म है, यहाँ पर जो कार्ड्स बनाए गए हैं यहाँ पर पीवीसी के रिजिड फॉर्म की यूज किया गया है। जो रिजिड फॉर्म है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में, नॉन फूड पैकेजिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है, ठीक है। प्लास्टिक कार्ड्स के लिए अलग अलग चीजों, अलग अलग पर्पसेस के लिए यहाँ पर जो पीवीसी की रिजिड फॉर्म है वो यूज होती है। अब अगर मैं क्रेडिट कार्ड्स की बात करूं तो जो क्रेडिट कार्ड है उसका एवोल्यूशन, बहुत ज्यादा उसका एवोल्यूशन हो चुका है। जैसे पहले वो सेलुलॉइड प्लास्टिक के बनते थे, एक बार वो मेटल्स के बनने लगे, फाइबर के बनने लगे, पेपर के बनने लगे, और अभी मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बनते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे पहला ऐसा पीवीसी बना है वो किससे बना है, रिसाइकल्ड पीवीसी से बना है। दैट मींस वो पॉलीविनाइल क्लोराइड तो था ही, लेकिन वो जो उस पॉलीविनाइल क्लोराइड को रिसाइकल किया गया है। जैसे जो आपकी पीवीसी होती है ना वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि ऐसी प्लास्टिक है एक बार अगर इसका यूज हो गया है उसके बाद ये यूज एंड थ्रो है, एक तरह से एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा से यूज नहीं होती। जैसे आपके वाटर बॉटल्स वगैरह होती हैं बिस्लरी की, तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। अब उस प्लास्टिक को इन्होंने रिसाइकल करके एक क्रेडिट कार्ड बनाया है। तो वो कौन से बैंक ने बनाया है, तो वो बनाया है HSBC बैंक ने। तो यहाँ पर HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी भी जो इंडिया वाली ब्रांच है उसने ये रिसाइकल्ड पीवी से फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बनाया है। इसने बोला कि हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारी ब्रांचेस के हम अंदर हम 2030
2030 तक जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो रिसाइकल्ड पीवीसी से बनाएंगे। अब देखो, क्योंकि उन्होंने पीवीसी को रिसाइकल किया है, उससे क्रेडिट कार्ड बने हैं, तो उसका कोई ना कोई तो बेनिफिट हुआ होगा। उसमें ये बेनिफिट हुआ है कि यहां पर हर एक कार्ड जो बन रहा है उसके अंदर उन्होंने 3.18 ग्राम ऑफ प्लास्टिक को सेव किया है। दैट मीन्स एक कार्ड बनने में जितनी प्लास्टिक यूज होती थी नॉर्मल पीवीसी के पर्पसेस से, अब रिसाइकल्ड पीवीसी को यूज करके यहां पे 3.1 ग्राम प्लास्टिक को सेव किया जा रहा है। तो एक तरह से ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड है जो हम रिसाइकल्ड पीवीसी से क्रेडिट कार्ड्स को बना रहे हैं। एचएसबीसी की कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पे मैंने डाली है, जैसे कि ये एक फॉरेन बैंक है और ये हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई इस बैंक को रेगुलेट करता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरबीआई ने अभी एक लाइसेंस प्रोवाइड किया है, वो किस कंपनी को प्रोवाइड किया है और किस चीज के लिए प्रोवाइड किया है। देखो, आरबीआई ने एनएआरसीएल को एक लाइसेंस दिया है कि अब ये जो कंपनी है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी कंपनी है जो कि जिनको हम बैड बैंक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैड बैंक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक ने किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को एक लोन दिया, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इन लोगों ने इस लोन को चुकाना था, लेकिन क्योंकि ये लोग इस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं तो ये लोन बन गया एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दैट मीन्स अगर 90 दिन तक ये लोन ना चुका पाए या फिर जो भी इनका मंथली बनता है, मंथली इसकी पेमेंट ना कर पाए, तो उस लोन को हम एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसकी वजह से इस बैंक का जो क्रेडिट होता है वो बहुत ज्यादा एक तरह से डेफिशिएंट होने लग जाता है। दैट मीन्स ये बैंक आगे क्योंकि इसके पास वापस पैसा नहीं आ रहा तो ये और लोगों को लोन नहीं दे पाएगा, तो इस वजह से इसका जो क्रेडिट होता है वो डिक्रीज होता रहता है। तो इस वजह से जो इसकी क्रेडिट क्वालिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। तो यहां पर अलग से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाती हैं जिनको हम बैड बैंक्स भी कहते हैं। ये बैड बैंक्स क्या करते हैं? इन बैंक्स से इन एनपीएस को खरीद लेते हैं और इनको कुछ पैसा दे देते हैं। अब क्योंकि ये एनपीएस इनके पास आ गए और जिनके भी ये एनपीएस थे, फॉर एग्जांपल पर्सन ए का ये एनपीए था और उसने ये जो लोन लिया था कोई ना कोई कोलैटरल रखकर लिया था। दैट मीन्स कोई ना कोई चीज गिरवी रखकर इसने ये लोन लिया था। अब ये बैड बैंक्स क्या करेंगे? जो भी इनका कोलैटरल है इसकी बिडिंग कर सकते हैं और यहां पर जो भी पैसा यहां पर डूबा है उसको एक तरह से निकाल सकते। तो आई होप आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रिंसिपल समझ में आया होगा। बाकी जो एआरसी है वो रजिस्टर्ड तो आरबीआई के अंडर होती है, लेकिन वो रेगुलेट किसके द्वारा होती है? सारफेजी एक्ट 2002 के द्वारा। सारफेजी एक्ट के अंदर हमने यही लिखा है कि अगर किसी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर उसको रिकवर करना है तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो वो किसी ने अपनी कोई ना कोई चीज गिरवी रख कर लिया होगा, तो उस चीज की यहां पर बिडिंग होगी और उस लोन को एक तरह से रिकवर कर लिया जाएगा। तो बस आपने यहां पर इतनी सी चीज याद रखनी है कि आरबीआई ने एनएआरसीएल को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बना दिया है। एक तरह से ये एक न्यू बैड बैंक है और इसके बारे में बजट 2021 में भी अनाउंस हुआ था कि हाँ, हम बैड बैंक्स बनाने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? कि हम 1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहली बात तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। दूसरी बात कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो नाबार्ड ने बोला है कि हम 1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाएंगे। किस चीज के लिए? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहले एक बार हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफी सारे फार्मर्स मिलकर एक तरह से गुट बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जो कि उनकी खुद की मर्जी से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ पॉलिसी होती हैं और वो खुद ब खुद कोई ना कोई डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज के अंदर अगर कोई मिल्क एग्रीगेशन की ऑर्गेनाइजेशन बनानी हो, बहुत सारे फार्मर्स ने मिलकर एक जुट बनाना हो जहां पे सारे
फार्मर्स अपना जो मिल्क है एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और वहां से ये मिल्क जो है कोई ना कोई कंपनी प्रोक्योर करेगी। तो एक तरह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ना, यहाँ पे उनकी खुद की पॉलिसी सेट हुई है, उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ हम इस जगह पर आकर जो मिल्क है वो इकट्ठा करेंगे और वहां से कोई ना कंपनी इस मिल्क को प्रोक्योरमेंट करेगी। इन द सेम वे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जैसे कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में जो कस्टर्ड एप्पल बनाए जाते थे, तो यहाँ पर अलग अलग जो फार्मर्स हैं जो कस्टर्ड एप्पल्स एक तरह से बनाते थे, तो क्योंकि अब उन्होंने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर जितने भी कस्टर्ड एप्पल्स बनेंगे वो कोई ना कोई कंपनी जो है वो इकट्ठे खरीद सकती है, और इस इकट्ठे खरीदने की वजह से इन कस्टर्ड एप्पल्स के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आई होप आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल एक तरह से समझ में आया होगा। तो इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब नाबार्ड ने बोला है कि हम 1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट देंगे। दैट मीन्स अगर आपने कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, अगर उसके अंदर कोई काम करना है, तो यहां पर हम आपको यहां पर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ये जो क्रेडिट है ये नाबार्ड ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के अंदर डाल दिया है। नाबार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? नाब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। ये नाबार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि होली ओन्ड बाय नाबार्ड है। ये भी जो कंपनी है ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है, और किस चीज के लिए प्रोवाइड करती है? अगर विलेजेस के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर के अंदर कोई डेवलपमेंट करनी हो या फिर रूरल डेवलपमेंट करनी हो, उस टाइम पे जो पैसा चाहिए तो ये कंपनी इनको वो पैसा प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके अंदर जो फंड है, जो ट्रस्ट बना है, उसके अंदर कितना पैसा है? 1000 करोड़ रुपया है, और वो किस चीज के लिए यूज होगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट वगैरह के लिए इसको यूज किया जाएगा। आपने याद रखना है कि ये नाबार्ड के नैब संरक्षण जो है उसके अंडर ये पैसा दिया गया है। बाकी एक बार हम नाबार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। जो नाबार्ड है उसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दैट मीन्स ये ऐसा बैंक है जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? जो भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई पैसा चाहिए तो वो ये बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये बना कब था? एक एक्ट पास हुआ था 1981 में। तो इसका मतलब ये एक्ट द्वारा बनाई गई अथॉरिटी है, तो इसका मतलब ये क्या हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी हुई। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में लोकेटेड है। आपने ये कुछ चीजें इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसको अभी महारत्ना का स्टेटस मिला है। देखो आपकी अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे महारत्ना हो गया, मिनी रत्ना हो गया और नवरत्ना हो गया। ठीक है, अलग अलग कंपनीज को उनके जो नेट वर्थ है या फिर उनकी टर्नओवर है उसके हिसाब से उनको ये स्टेटस दिया जाता है। हमारी इंडिया के अंदर टोटल 10 महारत्ना कंपनीज थी अभी तक, उनको ऐसी कंपनीज थी जिनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। लेकिन अभी जो 11th कंपनी जिसको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहली बात तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है क्या? ये एक ऐसी कंपनी है जो 1986 में बनी थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ये कंपनी एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका मतलब ये होता है, आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि बैंक और एनबीएफसी में कोई डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है कि जैसे बैंक के अंदर हम डिमांड डिपॉजिट्स कर सकते हैं, दैट मीन्स जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बैंक के अंदर कोई अमाउंट डिपॉजिट कर दी और फिर मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने दोबारा से निकाल ली, तो ये जो आपकी डिमांड डिपॉजिट है वो आप बैंक्स में कर सकते हो। लेकिन इन डिमांड डिपॉजिट्स को आप एनबीएफसीज के अंदर नहीं कर सकते। तो एनबीएफसीज एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। और एक और चीज, एनबीएफसी जो है वो पेमेंट सेटलमेंट का सिस्टम नहीं होती। पेमेंट सेटलमेंट क्या होती है आपकी? फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पर कोई चीज खरीदने गए तो उस टाइम पे आपने डिजिटल पेमेंट करी वहां पर, तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपके बैंक्स इन्वॉल्व हैं। जहां पे आपने अपने बैंक से पेमेंट की, जिस पर्सन को की, तो उन दोनों के बैंक्स इन्वॉल्व हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो जो भी एनबीएफसीज हैं वो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स में इन्वॉल्व नहीं होती। दैट मीन्स ये ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है किसी कोई ना कोई चीज बनाने के लिए। अब जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो एक
ऐसी एनबीएफसीज है जो कैसे लोन प्रोवाइड करती है, अगर आपने कोई भी चीज पावर की फील्ड में करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने इंडियन पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, हमारे जितना भी पावर सेक्टर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है घरों में, वो एक तरह से पावर सेक्टर ही हो गया। तो उस चीज को करने के लिए अगर किसी को लोन चाहिए तो वो इस कंपनी से ले सकता है। अब यहाँ पर अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि महारत्ना होगी, मिनी रत्ना होगी और नवरत्ना होगी। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो, हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर टोटल 11 महारत्ना कंपनीज हैं। देन इज 24 हमारी कंट्री के अंदर नवरत्ना कंपनीज हैं, और मिनी रत्ना कंपनीज कितनी है? 74 मिनी रत्ना कंपनीज हैं। अब ये जो कंपनीज है, इनका कुछ क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल, जो मिनी रत्ना कंपनीज है वो 1997 में स्टार्ट करी गई थी, और कंपनीज की जो एबिलिटी है उसको इनहैंस करने के लिए इनको अलग अलग स्टेटस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिनी रत्ना कंपनीज के लिए हमने बोल दिया कि उनके लास्ट 3 सालों में कोई ना कोई उन्होंने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। तो यहां पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया है कि प्री टैक्स प्रॉफिट जो है उनका 30 करोड़ रुपीस होना चाहिए। इन द सेम वे उसके अलग क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि जो भी मिनी रत्ना कंपनीज है उसने जो भी लोन लिए हैं उसमें कभी भी उसने डिफॉल्ट नहीं किया है, तभी उसको ये स्टेटस मिलेगा। देन इज वो गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं थी कि उसको गवर्नमेंट से पैसा आएगा कि तभी ये कंपनी आगे चलेगी। ठीक है, ये मिनी रत्ना का स्टेटस हो गया। नवरत्ना का स्टेटस के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि नवरत्ना कंपनी का स्टेटस उसी कंपनी को मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस है। इसके अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी ने अलग अलग स्कोरिंग्स ली हो, एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड स्कोरिंग ली हो, या फिर अगर मैं नंबर्स के वे में बात करूं तो उनका स्कोर 60 रहा हो। किस चीज में? इन सारी चीजों के केस में। आपने ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा इतना याद रखना है कि मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना होता क्या है, इसके अंदर कितनी कितनी कंपनीज होती हैं, और इनका इंक्रीजिंग लेवल क्या होता है। सबसे नीचे जो है वो मिनी रत्ना होती है, फिर जब उस कंपनी की एबिलिटीज को इनहैंस कर दिया जाता है तो उसको स्टेटस दे दिया जाता है नवरत्ना का, और उसके बाद अल्टीमेटली नवरत्ना कंपनी जिसके पास स्टेटस ऑलरेडी है उसको स्टेटस दे दिया जाता है महारत्ना का, जब हमें लगे कि कोई कंपनी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे ही महारत्ना कंपनी की भी कोई ना कोई क्राइटेरिया है, जैसे कि वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि वहां पे स्टॉक वगैरह जो है वो ट्रेड होते हैं, दैट मीन्स शेयर्स वगैरह ट्रेड होते हैं। दैट मीन्स इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक तरह से पब्लिक के पास भी होने चाहिए। इन द सेम वे उसकी एनुअल टर्नओवर जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बताई हुई है, जैसे उनके जो नेट वर्थ है, नेट वर्थ का मतलब होता है कि उस कंपनी के नेट एसेट्स जो हैं वो इतने करोड़ रुपीस के होने चाहिए। इन द सेम वे उसका जो नेट प्रॉफिट है वो इतना होना चाहिए। तो हमारी कंट्री के अंदर टोटल 10 थी, अब जो 11वीं बनी है वो कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी 24th मीटिंग हुई थी किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक ऐसी काउंसिल है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर्स किस चीज के बारे में बात करते हैं? हमारी कंट्री के अंदर जो भी फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर उसकी डेवलपमेंट के लिए ये एक काउंसिल बनाई गई है, जहां पे जो भी पर्सन यहाँ पे आते हैं वो कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। तो उसको कौन चेयर करता है? तो अभी रिसेंटली उसकी 24th मीटिंग हुई थी, तो उसको कौन चेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर जी। आपने ये याद रखना है कि जो FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, और इसी की जो सब कमेटी होती है उसका चेयरपर्सन होता है RBI का गवर्नर। अभी रिसेंटली RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास जी। तो ये जो काउंसिल बनाई गई थी ये 2008 में एक कमेटी थी जिसका नाम है रघुराम राजन कमेटी। इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि हमारे पास एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी हेड्स हैं, वहां पर ये सारे पार्टिसिपेट करें और यहाँ पर आके अपनी अपनी डिसीजंस बताएं कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे उसमें स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला कि चलो ठीक है हम FSDC को बना देते हैं। दैट मीन्स ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं आया है, तो ये ना तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट मीन्स ना ही इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो एक तरह से ये एक एपेक्स काउंसिल
काउंसिल है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा निकाली गई थी। अब इस काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे कि जो सेबी के हेड हैं, देन इज PFRDA आपका क्या है, पेंशंस एंड फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन सब के जो हेड्स हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे 2018 के अंदर और कुछ मेंबर्स इसमें ऐड किए गए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। देन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपने इनके मेंबर्स को याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इनको कौन चेयर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, और इसकी जो सब कमेटी है उसको कौन चेयर करता है, RBI के गवर्नर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी काउंसिल है और इसमें कौन चेयर कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा, ठीक है, आनंद भी कह सकते हो आप। तो हमारी जो LIC है उसने इस आनंद ऐप को लॉन्च किया है। ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर जो LIC एजेंट्स हैं वो भी घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो पर्सन जिसने LIC करवाई है तो वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना KYC करवा सकता है। KYC तो आपको पता होगा, नो योर कस्टमर, इसके अंदर जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स वगैरह दी जाती हैं बेसिकली। अगर मैं LIC की बात करूं तो ये एक फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि 1956 में बनाई गई थी। हमारे इंडिया का जो बिगेस्ट शेयर है इंश्योरेंस के बिजनेस में वो ये LIC ही होल्ड करती है। हमारी कंट्री के अंदर जो लार्जेस्ट शेयर है बीमा करवाने में वो LIC का ही है। आपने याद रखना है, LIC ने आनंद ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी कि कौन सी ऐसी स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसने रिसेंटली फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो वो किसने किए हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अभी मैंने आपको बताया ये 11th महारत्ना कंपनी बनी है हमारी कंट्री की। तो ये एक तरह से क्या प्रोवाइड करती है, अगर पावर सेक्टर के अंदर किसी को लोन्स वगैरह चाहिए तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इस कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है, वो भी किसमें, कौन सी डिनोमिनेशन में, यूरोज में इशू किया है। दैट मींस जो बॉन्ड्स इसने इशू किए हैं ताकि ये पब्लिक से पैसा रेज कर सके, तो वो जो बॉन्ड्स हैं वो यूरोज में हैं। दैट मींस जो भी पब्लिक है वो यूरो देकर इस बॉन्ड को खरीद सकती है। अब दूसरी बात, ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं। पहले हम ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट ही है जिसको इशू करने के बाद यहां पर पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, पैसा रेज हो रहा है, और यहां पर जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करेंगे। अब ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो अगर मैं रिन्यूएबल मेथड्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करूं तो एक तरह से उसमें इन्वायरमेंट को कम हार्म होगा। तो इसीलिए इन बॉन्ड्स को हम ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। दैट मीन्स हमने जो यहाँ पर पैसा लगाया है उसमें जो भी पैसा यूटिलाइज हुआ है उसके अंदर इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचाया गया है। ऐसे ही अगर मैंने बॉन्ड्स इशू किए और वो जो पैसा है मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने में लगा दिया, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हैं, तो इसीलिए वो एक तरह से ग्रीन बॉन्ड हो गया। तो ग्रीन बॉन्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ बॉन्ड्स इशू करती है। जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पब्लिक है, अगर उन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदा है तो एक तरह से उन्होंने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करी है और इस बॉन्ड्स के ऊपर कूपन पेमेंट्स मिलती है। कूपन पेमेंट्स मैंने आपको बताया कि इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली इस पर्सन के अकाउंट में आता रहता है और अल्टीमेटली जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे ये जो कंपनी है इस बॉन्ड जितने का इस पर्सन ने ये बॉन्ड लिया था वो पूरी की पूरी अमाउंट इस पर्सन को पे कर देती है। तो ये थे आपके ग्रीन बॉन्ड्स। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इशू किए हैं वो यूरोज में इशू किए हैं। दैट मींस जो भी पब्लिक यहाँ पर इन बॉन्ड्स को खरीदेगी तो उनको यूरोज देने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो कि दैट मींस जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रही है। जो बाहर के लोग हैं वो भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा रेज होगा और वो जो पैसा है वो पावर सेक्टर में ये कंपनी लगा देगी। बाकी मैंने आपको पावर फाइनेंस
कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बताया ही था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, 1986 में बनी थी। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पावर सेक्टर के अंदर इसकी एक तरह से फाइनेंशियल बैकबोन है। पावर सेक्टर के अंदर जो भी चीजें बनती है यहाँ पर ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी डिजिटल प्रयास को लॉन्च किया है। देखो, डिजिटल प्रयास आपकी एक ऐसी ऐप है जो कि किसने लॉन्च की है, सिडबी ने लॉन्च की है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लोन्स दिए जाएंगे। पहली बात तो हम सिडबी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बैंक है जो कि एमएसएमई सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है, एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अब आपके एमएसएमई सेक्टर्स क्या होते हैं? एमएसएमई होते हैं आपके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इनका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि कौन सी इंटरप्राइज माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है और कौन सी मीडियम इंटरप्राइज है। इनका क्राइटेरिया होता है, ये आगे मैं आपको स्लाइड में बता दूंगी। अब जो सिडबी है उसने ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। अब जिस भी एमएसएमई को लोन चाहिए तो वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन ले सकता है। अगर मैं सिडबी की बात करूं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई थी? 1990 में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है और ये एमएसएमई सेक्टर को एक तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है उनकी डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ऐसी कौन सी स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसने एक सिंगल लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट बनाना है और कहां पे बनाना है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में। अब पहले हम एनटीपीसी के बारे में देख लेते हैं। जो एनटीपीसी है वो भी हमारे इंडिया की महारत्ना कंपनी है। ठीक है, तो एक ये क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इसकी भी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। अगर कोई ना कोई ऐसी चीजें हमने रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में करनी हो तो यहाँ पर एनटीपीसी भी इन प्रोजेक्ट्स को लेती है। तो ये एक तरह से इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, या फिर अगर हमें पावर सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसी रिलायबल और कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हो पावर सेक्टर के अंदर तो एनटीपीसी उसको प्रोवाइड करती है। अब जो एनटीपीसी ने ये पूरा सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट बनाना है गुजरात वाले रीजन में, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक बार वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो एनटीपीसी है बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाएगी। सोलर पैनल्स जहां पर भी लगाएगी उस एरिया को हम बोल देते हैं सोलर पावर पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल लगाएगी। सोलर पैनल्स में क्या होता है? जो भी सन की एनर्जी है, दैट मीन्स सन की एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं? हीट एनर्जी। जो ये हीट एनर्जी है वो सोलर पैनल्स क्या करते हैं? इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली यहां पर एक रिन्यूएबल मेथड यूज किया गया है। दैट मीन्स सन की एनर्जी को यूज किया गया है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो एक तरह से एनटीपीसी ने ये जो प्रोजेक्ट लिया है ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जो जिनको हम खर्च कर रहे हैं और कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जैसे कि आपके फॉसिल्स वगैरह हो गया, उनको हम नॉन रिन्यूएबल्स कहते हैं। रिन्यूएबल्स का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे अगर मैंने सन की एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो वो रिन्यूएबल हो गया। इन द सेम वे विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, देन इज थर्मल एनर्जी रिन्यूएबल है। ये सारी रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं। अब यहाँ पर जो सोलर पावर पार्क बना है वो कितने वॉट का है? 4.75 गीगावाट्स का है। आपको पता होना चाहिए कि जो वॉट है वो पावर की यूनिट होती है, पावर को हम वॉट्स में मेजर करते हैं और ऐसे ही 1 गीगावाट के अंदर 10⁹ वॉट्स होते हैं। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट कह रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी यूज हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, उसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं हो रही है। तो वो हम कैसे बनाते हैं? वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से। जब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे वाटर की लाइसिस होती है, ब्रेकडाउन होता है और अल्टीमेटली यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं। तो यहाँ पर जो भी सन की हीट एनर्जी है उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर को ब्रेक डाउन करने में यूज होगी और यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बनेगा वो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो एनटीपीसी रिन्यूएबल लिमिटेड है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को बना रही है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। पहले हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में देख लेते हैं। देखो ये ऐसी कंपनीज है जिनका उस कंपनीज का कोई क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल उनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इन द सेम वे स्मॉल के लिए 10 करोड़ से कम उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। ऐसे ही आपका मीडियम के केस में हो जाएगा। आप इसको याद कैसे रख सकते हो? 1:5 की रेशो है यहाँ पर। इनकी जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है वो 1:5 की रेशो है। ये 1:5 हो गया। देन इज 10:50 को हम 1:5 लिख सकते हैं। 20:100 को भी हम 1:5 लिख सकते हैं। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। इनका जो भी क्राइटेरिया है कि कौन सी मीडियम है, कौन सी माइक्रो है और कौन सी स्मॉल है। ये जो स्कीम है इसके अंदर कोई ना कोई क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एक तरह से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है और उस लोन के ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये लोन नहीं चुका पाए या फिर ये जो लोन की एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, वो गवर्नमेंट पे करेगा। दैट मीन्स ये जो स्कीम है, अगर आपने एमएसएमई सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है, अपने एमएसएमई सेक्टर के अंदर अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो उस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पैसा आप इस स्कीम के थ्रू ले सकते हो। और इस स्कीम के अंदर भी कुछ % जो पैसा है वो सब्सिडी द्वारा जो गवर्नमेंट है आपकी जितना भी लोन लिया है उसकी पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। दैट मीन्स ये जो स्कीम आई है वो एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम है। आपने बस इतना याद रखना है कि स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। और किस चीज के लिए? एमएसएमई सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस है एज पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सी कंट्री के पास लार्जेस्ट रेमिटेंसेस आते हैं? तो सबसे पहली बात तो रेमिटेंसेस होता क्या है और दूसरी बात कौन सी कंट्री है? इंडिया। तो हमारी कंट्री के पास लार्जेस्ट रेमिटेंसेस रिसीव हुए हैं। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जैसे एक कंट्री है, हमारी कंट्री में से बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, जॉब पर्पसेस वगैरह के लिए, है ना। तो वहां से जो भी चीजें वो ट्रांसफर करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर से पैसे वगैरह भिजवाए है ना, तो उस चीज को हम रेमिटेंसेस में काउंट करते हैं। तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री, ऐसी कंट्री है जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंसेस आते हैं और वो रेमिटेंसेस 2021 के हिसाब से कितने हैं? $87 बिलियन हैं। और सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमें कौन सी कंट्री से आए हैं? यूएसए से। तो ये जितने भी रेमिटेंसेस के बारे में रिपोर्ट है वो कौन देता है? वर्ल्ड बैंक की एक यूनिट है जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर एक यूनिट है माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस यूनिट। वो इस रेमिटेंसेस के बारे में रिपोर्ट देती है कि कौन सी कंट्री के पास लार्जेस्ट रेमिटेंसेस आए हैं। तो यहां पर उन्होंने बताया कि इंडिया लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर मैक्सिको है, फिलीपींस है एंड इजिप्ट है। आपने पहली 3 के बारे में तो एटलीस्ट याद ही रखना है। दैट इज इंडिया सबसे पहले नंबर पे है, फिर चाइना है और फिर मैक्सिको है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स अभी जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुए जिसका नाम है रिवाइवल ऑफ नमदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर और दूसरा है अपस्किलिंग ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स ऑफ कश्मीर। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च हुए हैं? स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। देखो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये एक ऐसी योजना है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने लॉन्च करी थी। और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी इसका जो 3.0 वाला फेज चल रहा है उसके अंदर 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किए गए हैं।
सबसे पहली बात तो हम नमदा क्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं। जो नमदा क्राफ्ट है वो कश्मीर वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये एक ऐसी क्राफ्ट है जिसके अंदर ये जो मैट्रेसेस आप देख रहे हो ना, ये सारे मैट्रेसेस बनाए जाते हैं। नॉर्मल आपने देखा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कोई भी चीज हम बनाते हैं वो ज्यादातर वीविंग से बनाते हैं। नॉर्मल जो हम बुनाई करते हैं उससे कोई ना कोई क्लोथ को हम बना सकते हैं। लेकिन नमदा क्राफ्ट के अंदर हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फेल्टिंग टेक्नोलॉजी। फेल्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो भी यहाँ पर फाइबर्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन कैसे जोड़ते हैं, उनके ऊपर हीट अप्लाई करी जाती है, कुछ ना कुछ उनको मॉइस्चर दिया जाता है, कुछ ना कुछ उनकी एजिटेशन होती है। तो इन सारे पर्पसेस से अगर मैं इस मैट्रेस के अंदर जितने भी फाइबर्स हैं उनको जोड़ दूं तो वो एक टेक्निक बन जाएगी जिसको हम कहते हैं फेल्टिंग। तो अब क्योंकि कश्मीर रीजन के अंदर जो नमदा क्राफ्ट है वो 1998 से लेके 2008 तक बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। वो इसलिए डिक्रीज हो गई है क्योंकि कोई ये काम करना ही नहीं चाहता या फिर उन लोगों के पास स्किल्स नहीं है। तो उन लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए ही ये 2 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर लोगों को स्किल बताई जाएगी कि आप कैसे नमदा क्राफ्ट्स को कर सकते हैं। जैसे कि 25 बैचेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हर एक बैच में कोई ना कोई पर्सन्स होंगे और उन पर्सन को सिखाया जाएगा, उनको स्किल्स दी जाएंगी कि आप नमदा क्राफ्ट से ऐसे मैट्रेसेस को बना सकते हो। तो जो भी यहाँ पर उनको सिखाया जा रहा है उनको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। दैट मीन्स जो हम इनफॉर्मल या फॉर्मल वे से किसी को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये कुछ चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है कि फेल्टिंग टेक्निक क्या होती है, नमदा क्राफ्ट कहाँ वाले रीजन का है, ये जो प्रोजेक्ट्स है वो कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया और वो स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। जो आपकी लास्ट न्यूज है दैट इज कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक अलायंस बनाया जिसका नाम है रिवर सिटीज अलायंस। रिवर सिटी अलायंस में ये एक ऐसा अलायंस बनाया गया जिसमें बहुत सारी सिटीज एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगी और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगी। डिस्कस क्या करेंगी, फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी के अंदर कोई रिवर जा रही थी और उस रिवर को साफ करने के लिए या फिर उस रिवर की डेवलपमेंट करने के लिए उस सिटी ने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है तो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकती है ताकि बाकी की सिटीज को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो सिटीज हैं एक दूसरे के साथ आ रही हैं, मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हैं कि कैसे उन्होंने अपने सिटी के अंदर रिवर को साफ करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है और इसके साथ एक और मिनिस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है। वो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ। तो ये जो अलायंस है सबसे पहले किस चीज के लिए अप्लाई किया गया या कौन से रिवर के लिए इंप्लीमेंट किया गया, तो वो गंगा बेसिन के लिए इंप्लीमेंट किया गया। गंगा बेसिन का मतलब है जो भी गंगा रिवर फ्लो कर रही है उसकी आसपास वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन ट्रिब्यूटरीज के अंदर भी जो भी सिटीज यहाँ पर लाई करती हैं उन सारी सिटीज का यहाँ पर अलायंस बनाया गया है। क्योंकि बेसिन का मतलब यही तो होता है कि एक जो रिवर है उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सा कितना एरिया कवर कर रही हैं, वो पूरी रिवर उस पूरी चीज को हम बेसिन कहते हैं। तो गंगा बेसिन के अंदर जितनी भी सारी सिटीज हैं वो सारी इस अलायंस में आएंगी और आकर बताएंगी कि हाँ हमने अपने सिटी के अंदर रिवर के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपने ये वीडियो देखने के बाद आपने जो PDF है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपके दिमाग में कुछ भी रिटेन रहने वाला नहीं है। टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तभी आप सस्टेन कर पाओगे और तभी आपका पेपर जो है वो क्लियर होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।